अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है और दूसरा हमारे पास इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशंस पर डायरेक्ट मेथड कोई भी अप्लाई करते हैं, जिससे हमारे पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन आ जाता है, जबकि इटरेटिव मेथड से हमें इटरेशंस अप्लाई करने पड़ती हैं, जिससे हमारे पास एग्जैक्ट नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेट आंसर आता है। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड्स को स्टार्ट करेंगे, जिनमें हमारे पास आज हम दो मेथड को डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास है गॉस एलिमिनेशन मेथड, दूसरा हमारे पास है गॉस जॉर्डन मेथड। तो सबसे पहले हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करने से पहले हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं जो कि हमारे पास मेथड्स में यूज़ होंगी। तो हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन है कि डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स। डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस गिवन होते हैं, उनको हमने अरेंज करना होता है। अरेंज कैसे करना होता है कि हमारे पास हमने इक्वेशंस में चेक करना होता है कि हमारे पास x1 या xy की वैल्यू में से फर्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट्स होता है वो क्या नाम है, x1 का होता है। अब हमने हमारे पास 3 इक्वेशंस गिवन है, हमने इन तीनों इक्वेशंस में से चेक करना है कि हमारे पास x1 की हाईएस्ट वैल्यू इन तीनों इक्वेशंस में से किस इक्वेशंस में है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में x1 की वैल्यू 1 है, सेकंड में 3 और थर्ड में हमारे पास 4 है। तो मीन्स कि हमारे पास जो इक्वेशन 3 है उसमें हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है। तो अब हम इसे जब डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 है उसे हम अब इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, जो कि हमारे पास है 4x1 प्लस 3x2 प्लस 5x3 इक्वल है 9। अब फर्स्ट इक्वेशन तो हमारे पास ये हो गई। अब हमने सेकंड इक्वेशन में क्या करना है, अब हमने सेकंड इक्वेशन में ये देखना है कि हमारे पास x2 की वैल्यू की उन से इक्वेशन में हाईएस्ट है। अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी वो तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब जस्ट हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखेंगे कि इसमें से हमारे पास x2 की वैल्यू किस में ज़्यादा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसमें हमारे पास -4 है, और जो इक्वेशन सेकंड है उसमें 7। मीन्स कि जो अब इक्वेशन सेकंड है उसमें हमारे पास x2 की वैल्यू क्या है, हाईएस्ट है। तो यही हमारे पास अब सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो हम लिखेंगे 3x1 प्लस 7x2 माइनस 6x3 इक्वल 7। जो रिमेनिंग हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है इसमें देख सकते हैं, इसमें हमारे पास जो x3 की वैल्यू वो भी बाकी इक्वेशंस की निस्बत हाईएस्ट है, और यही हमारे पास लास्ट में इक्वेशन बची है। तो यही हमारे पास क्या हो, इक्वेशन 3 होगी, जिसे हम दिखाया कि x1 माइनस 4x2 प्लस 7x3 इक्वल 2। ऐसा करने का मकसद ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है मेथड का वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट मैंने समझाने के लिए इक्वेशंस को इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन क्योंकि ये डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन की बात हो रही तो आप इसे मैट्रिक्स में लिखेंगे कि जो हमारे पास x1 x2 और x3 के कोफिशिएंट हैं उन्हें हम एक अलग मैट्रिक्स में लिखेंगे, जिसे हम a का नाम देते हैं। उसके अलावा x1 x2 और x3 एक अलग मैट्रिक्स है जिसे हम x का नाम देते हैं, जो हमारे पास a के साथ मल्टीपल हो रहा है, और इक्वल के बाद हमारे पास एक अलहदा से मैट्रिक्स आ जाएगा जिसमें हमारे पास 3 × 1 का ऑर्डर होता है, यानी 3 रोज़ होती है और एक कॉलम, जिसे हम बी का नाम देते हैं। तो ये थी हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स की इसकी डेफिनेशन। अब हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है 3 × 3 की फॉर्म में, और एक सेकंड हमारे पास होता है 3 × 1 ऑर्डर की फॉर्म में। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इन्हें आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। यानी हम इन दोनों मैट्रिक्स को एक साथ सॉल्व करने के लिए इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज़ के दरमियान में एक लाइन खींच देते हैं, फिर देन हम उस पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास रो ऑपरेशन हो गया, कॉलम हो गया, और भी बहुत से ऑपरेशन हैं। अब हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करेंगे। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस गिवन है कि हमारे पास 2x1 माइनस x2 प्लस 7x3 इक्वल 11। सेकंड में हमारे पास है कि 8x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल 25। थर्ड में हमारे पास है कि 4x1 प्लस 3x2 माइनस
2x3 इक्वल है 16। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को डायगोनली डोमिनेट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले इन तीनों का इक्वेशंस का कंपैरिजन करेंगे कि इस तीनों इक्वेशंस में हमारे पास x1 की वैल्यू में हाईएस्ट वैल्यू किसकी है इन तीनों इक्वेशंस में से। तो हमारे पास देख सकते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन सेकंड है उसमें हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है 8, मीन्स के यही हमारे पास क्या होगी। फर्स्ट इक्वेशन तो हम लिखेंगे 8x1 माइनस 2x2 प्लस 5x3 इक्वल है 25। अब हमें x2 और x3 की हेल्प से हमने अपनी सेकंड और थर्ड इक्वेशन चूज़ करनी है। तो आप जब हम रिमेनिंग इक्वेशन 1 और 3 का कंपैरिजन करवाएंगे तो आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो इक्वेशन 3 है उसमें हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू हाईएस्ट है बनिस्बत इक्वेशन 1 के। तो अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी कि 4x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3 इक्वल है 16। अब जो रिमेनिंग हमारे पास इक्वेशन है इक्वेशन 1 वो हमारे पास क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन जो कि हमारे पास है 2x1 माइनस x2 प्लस 7x3 इक्वल 11। अब जब इन इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे 8 माइनस 2 5 4 3 माइनस 2 2 माइनस 1 7 और मल्टीपल हमारे पास हो जाएगा x1 x2 x3 इक्वल है 25 16 11। अब हमें पता है कि जो हमारे पास कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसे हम a का नाम देते हैं और जो हमारे पास मल्टीपल हो रहा है x1 x3 का मैट्रिक्स उसे हम x का, और इक्वल के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स होता है यानी 3x1 ऑर्डर का वो हमारे पास क्या होता है b का। तो अब हमने क्योंकि जो हमारे पास मैट्रिक्स a और b उसको एक साथ सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आर्ग्यूमेंट्रिक मैट्रिक्स को अप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज़ के दरमियान एक लाइन खींच देंगे। तो हमारे पास आएगा आर्ग्यूमेंट्रिक मैट्रिक्स a b इक्वल है 8 माइनस 2 5 4 3 माइनस 2 2 माइनस 1 7 लाइन, उसके बाद हमारे पास है 25 16 11। अब हमने इसको पर ऑपरेशन अप्लाई करना है और गॉस एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हम रो ऑपरेशन को अप्लाई कर रहे हैं, आप कॉलम ऑपरेशन को भी अप्लाई कर सकते हैं। रो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, रोज को आपस में कंपेयर करते हैं, उनमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं जिससे हमारे पास क्या आ जाए, सोल्यूशन आ जाए। तो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने बेसिकली करना क्या है कि हमारे पास ये 3 इक्वेशंस हैं, उनमें हमने क्या करना है, हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनके जो लोअर हमारे पास जो वैल्यूज है ना ये वाली, इन्हें हमने क्या करना है, ज़ीरो करना है। ज़ीरो कैसे करना है, रो ऑपरेशन की मदद से कि हमने रोज़ को आपस में ऐड करना है या उनके साथ कोई मल्टीपल आए या डिवाइड करना है जिससे हमारे पास क्या आंसर आ जाए, 0 0 आ जाए। और जो हमारे पास फर्स्ट रो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाए 1, क्योंकि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 8 है। तो सबसे पहले 8 को हमने क्या करना है, 1 में कन्वर्ट करना है। तो 1 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी रो को हम क्या करेंगे 8 के साथ डिवाइड करवा देंगे, यानी हम करेंगे r1 अप्रोच टू 1/8 मल्टीप्लाई r1, यानी हम पूरी जो हमारे पास रो 1 है उसको क्या कर रहे हैं 8 के साथ डिवाइड करवा रहे हैं। तो जब हमने डिवाइड करवाया तो हमारे पास 8 डिवाइड बाई 8 हमारे पास 1 आ गया, माइनस 2 डिवाइड बाई 8 हमारे पास क्या आ गया, -1/4, और 5 डिवाइड बाई 8 और 25 डिवाइड बाई 8। बाकी हमारे पास जो रो 3 और सेकेंडरी रो हमारे पास सेम वैसी आ गई है, 4 3 माइनस 2 16 और 2 माइनस 1 7 11। अब नेक्स्ट हमने फर्स्ट अपनी रो को तो 1 कर लिया, अब हमने क्या करना है अपनी सेकंड और थर्ड रो में इसको 0 0 करना है। तो उसके लिए हम अगेन रो ऑपरेशन की हेल्प लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 है वो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि इसमें जैसे हमने फर्स्ट एलिमेंट को 1 करना था जो हम कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, जो सेकंड रो इसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट को क्या करना है 0। तो हमारे पास सेकंड रो क्या थी कि हमारे पास 4 3 माइनस 2 16। तो हमने क्या 4 को 0 करना है। 4 को 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारे पास रो 1 थी उसकी हेल्प लेंगे। अब रो 1 में हमारे पास 1 है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास जो इक्वेशन r2 है उसको हम माइनस करवा देंगे 4 मल्टीप्लाई r1 से। तो जब हम 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो सिंपली हमारे पास जब हम r2 अप्रोच टू r2 माइनस 4 r1 करेंगे तो ये हमारे पास 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। बाकी
वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे कि हम R1 की जो हमारे पास इक्वेशन वैल्यूज़ हैं उन्हें फर्स्ट रखेंगे और -4 मल्टीप्लाई में हम क्या जो हमारे पास रो 1 है उसकी वैल्यूज़ को लिखते जाएंगे और इस तरह हमारे पास सेकंड में आ जाएगा 4 -9/2 और 7/2। अब जो हमारे पास इक्वेशन 3 थी उसमें हमारे पास था 2 -1 7 11। अब हमने ये जो हमारे पास 2 है उसको भी क्या करना है 0 और इसको भी हम हमारे पास जो रो 1 है उसकी हेल्प से क्या करेंगे 0। तो हम सिंपली क्या करेंगे R3 - 2 R1 कर देंगे तो हमारे पास आएगा R3 अपोज टू R3 - 2 R1। तो ये हमारे पास 2 - 2 0 हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1/2 23/4 19/4। अब ये तो हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो हमें पता है, एक हमारे पास क्या है 1 है 4 है और हमारे पास थर्ड क्या है 27/4। अब जो हमारे पास जस्ट एक चीज़ रह गई है कि हमने जो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है -1/2 इसको भी हमने क्या करना है 0 करना है। अगर हमने ये कर दिया तो मीन्स कि हमारा जो ये गॉस एलिमिनेशन मेथड है वो फिनिश हो जाएगा। तो अब जस्ट हमने इस वैल्यूज़ को 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो R1 की हेल्प ले लेंगे या R2 की। तो हमारे पास जो इक्वेशन यानी रो 1 और रो 2 है वो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगी। अब इसको हमने क्या करना है 0 करना है यानी -1/2 को 0 करना है। तो हम क्या करेंगे R3 अप्रोच टू R3 + 1/8 R2 यानी R3 की वैल्यूज़ को पहले लिखेंगे। याद है कि जब हमने रोज़ को आपस में ऐड या सेपरेट करना है, हमने जिन वैल्यूज़ को पहले 0 किया वो अगेन हमारे पास कोई वैल्यूज़ नहीं आ जाए, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जिन भी रोज़ को आपस में कंपेयर करें वो हमारे पहले वाले आंसर को ख़राब ना करें, मतलब जो हम करना चाह रहे हैं जस्ट उसी को सिंप्लीफाई करें। अगर हम R3 को R1 के साथ सॉल्व करवाते तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो इसके साथ हम किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास R3 में 0 की प्लेस पे कोई ना कोई वैल्यू आ जाती जिससे हमारे पास अगेन अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ता। इसलिए अब क्योंकि सेकंड रो में हमारे पास 0 है तो हम सेकंड रो की हेल्प से इक्वेशन रो 3 में -1/3 को 0 करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे R3 + 1/8 R2 कर देंगे। अब देखें यहाँ पे R3 में हमारे पास 0 है और R2 में भी, तो 0 में कुछ भी ऐड या मल्टीप्लाई कर दें हमारे पास आंसर 0 ही रहेगा, तो ये 0 ही रह गया। अब हमारे पास R3 क्या है -1/2 और हमारे पास प्लस है 1/8 R2। अब यहाँ पे हमारे पास R2 की वैल्यू क्या है 4, तो -1/2 + 1/8 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 0। इस तरह ये आ जाएगा 83/16 और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 83/16। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स में वैल्यू बची है वो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट रो इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स रिमेनिंग आए हैं। अब ये जो लाइन के बाद के एलिमेंट्स तो हमारे पास इक्वल के बाद वाली वैल्यू है ना, तो सेकंड जो हमारे पास रो है इसमें हमारे पास जस्ट 2 एलिमेंट्स आए हैं और थर्ड में जस्ट 1। अगर हम इनका ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ कंपैरिजन करवाएं तो हमारे पास आएगा x1 x2 x3 इक्वल है 25/8। इस तरह जब हम सेकंड रो का कंपैरिजन करवाएंगे तो हमारे पास आएगा x2 - x3 इक्वल है 7/2 और थर्ड में हमारे पास आएगा x3 इक्वल है 83/16। सही है। अब तो कंपैरिजन करवाने से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास x1 - 1/4 x2 + 5/8 x3 इक्वल है 25/8। सेकंड में हमारे पास आ गया 4x2 - 9/2 8 x3 इक्वल है 7/2 और थर्ड में हमारे पास आ गया 83/16 x3 इक्वल है 83/16। अब हम इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करके x1 x2 और x3 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले क्योंकि है कि 83/16 x3 इक्वल है 83/16, तो जो हमारे पास यहाँ पे x3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 83/16, जब हम उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16/83। तो 16 से 16 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और इस तरह 83 से 83 भी हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास x3 का जैसा आंसर आ जाएगा 1। अब हमारे पास जो x3 की वैल्यू आई है वो हमारे पास 1, तो जब हम इसे इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4x2 - 9/2 × 1 इक्वल है 7/2। तो दिस इम्प्लाइज के हमारे पास x2 इक्वल हो जाएगा 2 के। इस तरह जब हम x2 और x3 की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 - 1/4 × 2 + 5/8 × 1 इक्वल है, जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे
और इक्वल है 25/8। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज x1 इक्वल है 3। तो इस तरह हमारे पास x1, x2 और x3 की वैल्यूज़ आ गई और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। और क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आ गया तो यही हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड था। अब हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को टेबल की फॉर्म में भी सॉल्व कर सकते हैं कि हम यहाँ पे n मीन्स कि हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशंस है, x1 हमारे पास x1 की वैल्यू है, x2 की प्लेस पे हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे, इस तरह x3 और c यहाँ पे हमारे पास जो इक्वल के बाद जो वैल्यूज़ हैं उसे हम c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आर ई मीन्स के रो ऑफ एक्सप्लेनेशन के हम रो के साथ क्या करें, जैसे हम यहाँ पे हमने बताया गया है कि R2 अप्रोच टू R2 मैंने 4R1। इस तरह अगर हम टेबल में करेंगे तो हमें यहाँ पे एक कॉलम में बताना भी पड़ेगा कि हम रोज़ पे कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि रोज़ को आपस में ऐड कर रहे हैं या उनके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह हम टेबल में भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने आपको मैट्रिक्स की फॉर्म में सॉल्व करके दिखाया है, जो कि इजी मेथड है एज़ कम्पेयर टू टेबल। क्योंकि टेबल में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज़ में ना कन्फ्यूजन हो जाती है, लेकिन अगर हम मैट्रिक्स की फॉर्म में इसे सॉल्व करते हैं तो बानिस्बत टेबल के हमारे पास कम मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। तो अब हमारे पास सेकंड मेथड है कि गॉस जॉर्डन मेथड। इसमें भी हमारे पास सेम क्वेश्चन है जिसे हमने गॉस जॉर्डन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। इसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना होता था कि हमारे पास अगर 3 इक्वेशंस हैं तो उनमें हमने क्या करना होता है कि डायगोनल एंट्रीज़ के जो लोअर हमारे पास एंट्रीज़ होती है ना, उन्हें हमने क्या करना होता है, ज़ीरो करना होता है। लेकिन गॉस जॉर्डन मेथड में हमने क्या करना होता है कि हमारे पास जो इक्वेशंस को जब हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि हमारे पास ये लोअर एंट्रीज ज़ीरो होनी चाहिए डायगोनल के अलावा। उसके अलावा ये जो अपर एंट्रीज़ हैं हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 0 होनी चाहिए। अगर ये हमने फिर काम कर दिया तो मीन्स कि हम गॉस एलिमिनेशन मेथड को गॉस जॉर्डन मेथड में कन्वर्ट कर देंगे। बेसिकली ये दोनों मिलते जुलते ही मेथड हैं और इनसे आंसर भी सेम ही आता है। बस इनमें करना क्या होता है कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने जस्ट डायगोनल एंट्रीज़ के लोअर जो हमारे पास एंट्रीज होती हैं उन्हें से रिजर्व करना होता है, और जो हमारे पास गॉस जॉर्डन मेथड है उसमें हमने क्या करना होता है कि मैट्रिक्स को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। तो गॉस जॉर्डन मेथड में भी हमने सेम एग्जांपल को लिया है, तो इसमें बाकी सारा प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा कि हमने क्या करना है, जो हमारे पास लोवेस्ट एंट्रीज होंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा उसे हमने क्या करना है, 0 0 कर देना। अब हमने जस्ट जो एक्स्ट्रा काम करना है वो ये कि हमने अपर जो एंट्रीज है उन्हें भी क्या करना है, 0 0 करना है। तो बाकी हमारे पास सेम ही है, तो जस्ट हम देख सकते हैं कि सेम हमने जस्ट वैसे ही सॉल्व किया है। अब जो हमने करना है काम वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है, ये शो करवाने के लिए कि जो हम फर्दर जो गॉस जॉर्डन मेथड में काम करेंगे वो ये कि अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अपर एंट्रीज हैं उन्हें भी हम क्या करेंगे, 0 0 करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सिंपली हमारे पास क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या होती हैं, 1 1 होती हैं, लेकिन इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि हम इन्हें 1 1 ही करें। यहाँ पे हमने जस्ट क्या करना है, लोवेस्ट और अपर जो एंट्रीज है उन्हें 0 0 करना है, बाकी डायगोनल में हमारे पास जो भी एंट्रीज होंगी उन्हें हम हेजिटिक रहने देंगे। तो हमने ये प्रोसेस तो हम यहाँ तक तो हम अपने गॉस एलिमिनेशन मेथड में कर चुके हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि अब हमारे पास जो ये वैल्यू है -1/4 इसको हमने 0 करना है। इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन R2 की हेल्प लेंगे। तो हम क्या करेंगे, R1 अप्रोच टू R1 + 1/16 R2। तो जब हम R1 की वैल्यूज़ को फर्स्ट रखेंगे और 1/16 मल्टीप्लाई R2 करेंगे तो ये हमारे पास 1 वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि 0 था ना, तो 0 के साथ हमने जब 1/16 को मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आंसर 0 ही आ गया। तो आ गया नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा -1/4 + 1/16 मल्टीप्लाई 4। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। और इस तरह हमारे पास 5/8 + 1/16 मल्टीप्लाई -9/2 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 11/32। इसी तरह हमारे पास 25/8 + 1/16 मल्टीप्लाई
7/2 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 107/3। अब हमने क्या करना है, इन दो वैल्यूज़ को भी क्या करना है 0 0 करना है। तो ये स्टेप तो हो गया कि हमने जस्ट अभी -1/4 को 0 किया, बाकी हमारे पास जो रो 2 है 3 वो हमारे पास सेम वैसे ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्योंकि हमने 5/8 और -9/2 को 0 0 करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट रो में हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो अप्रोच टू R1 -11/166 R3 कर देंगे। तो यानी अब हमने जो हमारे पास रो 3 है जिसमें जैसे हमारे पास फर्स्ट एक ही वैल्यू वो है हमारे पास x3, उसको यूज़ कर हमने R1 और R2 को कि जो हमारे पास x3 की वैल्यू उन्हें क्या करना है 0 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, R1 अप्रोच टू R1 -11/166 मल्टीप्लाई R3। तो क्योंकि R3 में हमारे पास 0 था तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा 1, इसे हम पहले ही 0 कर चुके थे। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी हमारे पास 11 और 32 भी क्या हो जाएगा 0, और 107/3 हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 3 में। अब क्या करना, हमने सेकेंड रो में -9/2 को भी 0 करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R2 अप्रोच टू R2 -72/83 R3, यानी R2 की वैल्यू को हमने पहले रखना है कि -9/2 -72/83, और R3 की हमारे पास वैल्यू क्या थी 83/16। 83 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा इस तरह, 16 2 8 तो 16 और 2 8 9 था हमारे पास क्या होता है 72। तो हमारे पास आ जाएगा -9/2 प्लस 9/2, तो ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास क्या हो जाएंगे 0। इस तरह हमारे पास जो 7/2 है -72/83 मल्टीप्लाई 83/16 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। तो इस तरह हमारे पास ये दोनों टर्म्स क्या हो गई 0 0। अब जो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यूज बची हैं वो हमारे पास है 1 = 3, 4 = 8 और 83/16 = 83/16। जब हम इनका ओरिजिनल मैट्रिक्स के साथ कंपेयर करवाएंगे इनको, तो हमारे पास x1 इक्वल आ जाएगा 3, x2 हमारे पास क्योंकि 4x2 = 8, तो जब हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x2 = 2, और सेम x3 = 1 आ जाएगा। ये हम पीछे भी कर चुके हैं, इसलिए मैं जैसे यहाँ पे डायरेक्ट x3 = 1 कर रही हूँ। तो इस तरह हमारे पास x1 और x2 और x3 की वैल्यूज़ आ गई, जो कि सेम हमारे पास आंसर आया कि जो कि हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड में आया था। तो ये था हमारे पास गॉस एलिमिनेशन मेथड और गॉस जॉर्जन मेथड, जिनमें हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना था और हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन आना था। आई होप ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।